जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त प्रदीप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं किन किन एग्जाम में पूछी जाती है, कितने कितने मार्क्स की पूछी जाती है और जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज को। इंग्लिश लैंग्वेज इसकी यदि हम बात करें तो आप जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, एसएससी का आप सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, आप सीजीएल ले लीजिए, दिल्ली पुलिस और जेडी, यहाँ पर आप जेडी ले लीजिए। इन सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। आप एसआई का एग्ज़ाम ले लीजिए, मतलब एमपीएसआई का ले लीजिए, वन प्रहरी ले लीजिए, ठीक है ना, वन प्रहरी ले लीजिए। इन सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है। अब कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे आप रेलवे वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर नहीं पूछी जाती है। आप एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, कांस्टेबल का एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी नहीं पूछी जाती है इंग्लिश। अब बात बात आती है कि इन एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स की पूछी जाती है। यदि बात करें हम सीएचएसएल और एमटीएस की, तो इसमें 25 मार्क्स की पूछी जाती है और जेडी में भी 25 मार्क्स की रहती है। ऑप्शन में आप इंग्लिश की जगह हिंदी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग होते हैं वो इंग्लिश को ही करते हैं क्योंकि हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश वहाँ पर सरल आती है, तो लोग इंग्लिश को ही सेलेक्ट करते हैं। एमपीएसआई में भी शायद 30 नंबर की, 25 से 30 नंबर की आती है और जो जब वन प्रहरी इसमें 25 नंबर की आती है, ठीक है इंग्लिश। अब यदि बात करें आप इंग्लिश में 25 में से 20 टू 25 के अंदर स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि सपोज आप 20 से 25 के अंदर नहीं कर पाते स्कोर, तो आपको फिर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि आप मैथ्स और इंग्लिश में मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग में मार्क्स निकाल लेते हो, लेकिन यदि बात करें जीएस की तो वहाँ से थोड़ा सा टफ पड़ता है वहाँ से मार्क्स निकालना। तो इसीलिए जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक मतलब जो पोर्सन रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोर करने के लिए। कह सकते हैं यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप बिल्कुल फिक्स जो नंबर रहते हैं आप इनको पा सकते हो। यदि हम बात करें इंग्लिश को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो इंग्लिश को हम फिलहाल 2 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक इसका हमें वोकेबलरी देखना होगा। पहले इसकी एक ग्रामर होगी, ठीक, क्या ग्रामर होगी, और दूसरा होगा हमारा वोकेबलरी। क्या होगा? वोकेबलरी, ठीक है, ग्रामर और वोकेबलरी। यदि आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ से 50 टू 20 मार्क्स ग्रामर से देखने को मिलेंगे आपको और 5 टू 10 आपको मार्क्स होंगे जो वोकेबलरी से देखने को, मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है। वोकेबलरी का क्या होता है, ये बहुत बड़ी है, मतलब यदि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन ग्रामर का ये फिक्स है क्योंकि ये एक भाषा है, कोई विषय नहीं जो इसके टाइप्स होंगे, भाषा निश्चित है, ठीक है। तो ग्रामर में आपके नंबर यहाँ पर ज़्यादा फिक्स होते हैं। वोकेबलरी को आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है क्योंकि ये लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। इसको आप जितना करते जाओगे उतनी ये अधिक होती जाएगी। तो सबसे पहले हम जो हमारी क्लासें होने वाली, हम शुरुआत ग्रामर से करेंगे, उसके बाद हम कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 क्लासें वोकेबलरी की भी ले लिया करेंगे, ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल ग्रामर, और जो हम इंग्लिश की ग्रामर शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो आप बचपन में पढ़ते थे। लेकिन आपने जो बचपन में अभी तक, या कह सकते हैं अभी तक जो भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी उसका जो भी तरीका होगा, लेकिन अब यहाँ से आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना मत सीखना। यहाँ पर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना नहीं सीखना, हमको सेंटेंस बनाना सीखना है। क्या है, जब हमने 8th क्लास तक या 12th क्लास तक जो भी अधिकतर देखा, जो हमने इंग्लिश पढ़ी है, उसमें हम क्या करते थे, किसी टेंस को पहचानते थे, आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन अब हमें जिस तरीके से करना है वो हमें सेंटेंस को बनाना सीखना है, ठीक है। यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक से बात करें, शुरुआत करें, तो शुरुआत होती है इंग्लिश की बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई क्या होती है इंग्लिश की, वो होती है लेटर। क्या होती है?
लेटर। सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। आप इस बात को जानते हो कि लेटर मीनिंगलेस होते हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। और इंग्लिश में बात की जाए तो 26 लेटर हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेटर मिलके क्या बनाते हैं? लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड्स। क्या बनाते हैं? वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। तो वर्ड की मीनिंग होती है, मीनिंगलेस नहीं होते, ठीक है। अब थोड़े वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? थोड़े वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। अब फ्रेज क्या होती? फ्रेज ग्रुप की, मतलब जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट देखिए, फ्रेज की आप डेफिनेशन में लिख सकते हो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब क्या है इसका? ये थोड़ा सेंस तो देती है बट नॉट कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस आपको नहीं देती, ठीक। फ्रेज क्या होती है? कंप्लीट सेंस आपको नहीं देती, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस आपको इससे जरूर मिलेगा। जैसे देखिए अपनी पहली एक फ्रेज क्या होगी? द पीपल आर कंट्री। क्या होगी एक फ्रेज अपनी? एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। द पीपल आर कंट्री, ठीक है, यह होगा हमारी फ्रेज। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जो सम थोड़ा सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रेज के बाद क्या आता है हमारा? सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। यदि हम सेंटेंस की बात करें कि सेंटेंस होता क्या है, तो आप कहोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, वहां पर सम सेंस नहीं, बिल्कुल एक कंप्लीट सेंस बनता है, ठीक है। और उसमें कंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें आपको एक कंप्लीट सेंस मिलेगा और वहां पर आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूर देखने को मिलेगा। जैसे डेफिनेशन भी सेम हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, यहाँ पर पूरी नहीं लिखी, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense, that makes complete sense ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होते हैं, ठीक है। अब इसको रब कर लेते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं हम? सेंटेंस की। क्योंकि देखो फ्रेज भी मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम शुरुआत करते हैं फ्रेज से, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या सेंटेंस, सॉरी वो फ्रेज से, आज सेंटेंस से करते हैं शुरुआत, ठीक है। सेंटेंस एलिमेंट्स। सेंटेंस एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एक सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में 5 एलिमेंट्स पॉसिबल है। कौन कौन? पहला उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, आपको मिलेगा एक वर्ब, तीसरा मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह आपको कॉम्प्लीमेंट ही मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट आपको और कहीं मिल सकता है एडवर्बियल। क्या मिलेगा आपको? एडवर्बियल। अब कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अभी हम इनको एक और सब्जेक्ट वर्ब सभी को एक एक करके जानेंगे, विस्तार से जानेंगे जिससे आपको याद रहे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, आपने बचपन में देखा होगा सब्जेक्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो आप लोग ने जब बचपन में पढ़ा होगा तो आप लोग क्या कहते थे? क्रिया को करने वाला। क्रिया को जो करने वाला मतलब जो किसी भी एक्शन को करता है तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कह सकते हैं? जो भी किसी भी क्रिया करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, मतलब डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन, क्रिया को करने वाला, ठीक है, क्रिया को करने वाला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। और क्या हो सकता है? ठीक है, सब्जेक्ट और क्या हो सकता है? पर्सन, ठीक है, पर्सन एंड थिंग्स, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं अपन, जैसे देखिए एक सेंटेंस आपके सामने है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इज द कैपिटल, इज द
कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आपका जयपुर क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। जैसे देखो, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस। देख एक चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये तो समझ में आ गया डूअर ऑफ एक्शन क्या है। किसी भी एक्शन करने वाला, कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है, और इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। एक बात आप मतलब अच्छे से लिख लीजिए नोट करके, सब्जेक्ट आपका मतलब एक कोई वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है, कोई एक फ्रेज भी हो सकता है। किस प्रकार, अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं। जैसे देखिए कह सकते हैं हम द पीपल ऑफ दिस विलेज। क्या कह सकते हैं हम, द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज, ऑफ दिस विलेज इज, कुछ भी लिख दो आप, लिख देते हैं एलिब्रेट। ठीक है, द पीपल ऑफ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, द पीपल ऑफ दिस विलेज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये एक प्रकार की फ्रेज है, तो मतलब सब्जेक्ट हमारा वर्ड भी हो सकता है, हमारा कोई फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्ब की। किसकी बात करते हैं हम, वर्ब की। और यहाँ से नीचे लिख जाएगा वर्ब, बनेगा नहीं वर्ब। ठीक है, एक आध और इसके मतलब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, देखिए दिस मैन इज अवर नेवर, मतलब पड़ोसी है। देखिए दिस मैन इज अवर नेबर, मतलब नेबर मतलब पड़ोसी, दिस मैन, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो यह कोई एक वर्ड नहीं है, एक फ्रेज है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब इसको रब कर लेते हैं। हमने किसकी बात कर ली अभी, यहाँ पर हमने बात कर ली सब्जेक्ट की। किसकी बात कर ली हमने, सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं हम किसकी, वर्ब की। किसकी बात करते हैं हम, वर्ब की। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब आपने पढ़ा है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, वर्ब वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, बन सके ना। हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया, यहाँ पर ऐड कर दूं मैं अच्छे से। अच्छा, अब बात करते हैं हम वर्ब की। किसकी, वर्ब की। वर्ब की जो डेफिनेशन है अभी तक आपने पढ़ी है, या हिंदी में बात करो वर्ब को अपन क्रिया कहते हैं। तो कोई भी कार्य जो करता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा है। और इंग्लिश में से कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, मतलब जो एक्शन क्रिया को दर्शाती है वो अपनी वर्ब कहलाती है। ठीक है, विच शोज एक्शन मतलब जो एक्शन को शो करती है। यहाँ पर मैं आपको व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूँ, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। अभी तक आपने ये पढ़ा था, विच शोज एक्शन, एक्शन शो करती। लेकिन ये दो बातें और शो करती है जो अभी तक हो सकता है आपने पढ़ा हो और हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, विच शोज आ एक्शन, आ लग जाएगा। ठीक, क्या क्या, विच शोज एक्शन, एक्शन तो शो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट, स्टेट बोले तो अवस्था, और पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हो जाएगा, बन सके ना। क्या, स्टेट अवर पोजीशन, पोजीशन क्या है, बन सके ना। बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे अभी, बात कर रहे थे पोजीशन। वो थोड़े कुछ काम आ जाते हैं, पोजीशन, पोजीशन। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन स्टेट अवर पोजीशन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, शोज एक्शन, एक्शन शो करती है। लेकिन अभी तक आपने स्टेट और पोजीशन शो करना नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो हम विस्तृत तरीके से इनको भी देखने वाले हैं। अब जैसे देखिए, पहले बात करते हैं हम एक एक्शन वर्ब की बात करते हैं। एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब और हमारी पोजीशन वर्ब, तीन प्रकार के भी हम वर्ब, मतलब तीन प्रकार से हम इसको समझेंगे। पहले कर लेते हैं हम इसको एक्शन वर्ब। क्या कर लेते हैं, एक्शन वर्ब।
अच्छा, एक्शन वर्ब विच शोज अ एक्शन, जहां हमें कोई एक्शन हो, जैसे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, मतलब हमें एक जाने की, या कह सकते हैं वो कहीं जा रहा है तो उसकी हमें एक एक्शन शो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्शन वर्ब। दूसरी है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब, देखिए अक्सर लोग होता क्या है, एक्शन को तो, एक्शन वाली वर्ब को तो इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जब बात स्टेट और पोजेशन वर्ब की आती है तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको दे, स्टेट का मतलब अवस्था होता है, ये आप जानते हैं, ठीक, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। ही इज अ लेजी मैन, ही इज लेजी मैन, तो आपको कौन सी वर्ब दिख रही है यहाँ पर, ही इज लेजी। लेजी मैन एक अवस्था दर्शा रहा है, लेजी बोले तो आलसी। ठीक है, बात समझ में आई, ये मैसेज किसका है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो अब कुछ जो हमारी कह सकते हैं जो स्टेट वर्ब है, कुछ मैं आपको लिखा रहा हूँ जो स्पेशल है। देखिए स्पेशल कौन कौन सी हैं, एक सेकेंड, हाँ यहीं पे लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए नो, बिलीव, इनको लिख लेना आप भी, बिलीव, एग्री, ठीक है, ये सारी की सारी। अब यदि हम बात करें इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए पहले यहाँ से पहले यहाँ हमारा हो जाएगा आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल होगा नो का। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम कौन सा देखते हैं, आई बिलीव इन अ गॉड, आई बिलीव, आई बिलीव इन अ गॉड, इन गॉड, ठीक है, आई बिलीव इन गॉड। तो ये स्टेट वर्ब समझ में आ गई, मतलब कोई भी अवस्था शो करती है, अवस्था। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, एक जानने की अवस्था, क्या है, एक जानने की अवस्था, मैं उसे जानता हूँ। आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है, विश्वास है, कंटिन्यू है, क्रिया हो रही है, ये अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको नीचे, हाँ अभी दिख रहा है। अब लास्ट बात करते हैं हम क्या, पोजेशन, पोजेशन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेट वर्ब भी हो गई। तीसरी बात करते हैं हम किसकी, पोजेशन, पोजेशन। ठीक है, यदि हम पोजेशन की बात करें, पोजेशन का हिंदी मीनिंग क्या है, उपलब्धि, किसी भी चीज़ की उपलब्धि होना, या किसी भी चीज़, जैसे देखिए अपन एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, यदि अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे देखिए दे हैव अ बिग हाउस, क्या कह सकते हैं, दे हैव अ बिग हाउस, दे हैव अ बिग हाउस, दे हैव अ बिग हाउस, मतलब इससे क्या बात समझ में आ रही है आपको, कि उनके पास एक बड़ा घर है, उनके पास एक बड़ा घर है, तो एक उनके पास एक उपलब्धि है, पोजेशन, क्या है, एक पोजेशन। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं, चलो एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर लिख लो। अभी तक आपने जो पढ़ा था, या अभी तक आपने जो देखा था, इज, एम, आर वगैरह को, अभी तक आप क्या जान रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमेशा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्या नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब, इस बात को यहाँ से अच्छे से लिख लो, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो एजेएमआर होती हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे देखिए आप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, अब भी मैं कैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊँ ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसे नहीं होती। ठीक है, अब आपको वर्ब का भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। देखिए ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक और बात समझ लेते हैं हम, या एक और टॉपिक को यहीं पर शामिल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी होते हैं। तो पहले हमने दो एलिमेंट्स को देख लिया, अब हम पहले सेंटेंस के टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद हम और ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। अब इन दो को तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम एक जरूरी बात ये कर लेते हैं कि जो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अरे 1 सेकंड, अरे यार 1 सेकंड रुको ना। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, किसकी बात कर रहे थे हम, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। कितने, 5, कौन कौन से, सबसे पहले होता है
एस प्लस भी। देखिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एस का मतलब सब्जेक्ट है, भी का मतलब वर्ब है। सेकंड टाइप होता है एस प्लस भी प्लस ओ, ठीक है, एस प्लस भी प्लस ओ। अब जो तीसरे टाइप की यदि हम बात करें तो तीसरा टाइप थोड़ा सा देखिए डिफरेंट है, आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अभी जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे जब आपको समझ में आएगा। एस प्लस भी प्लस आई ओ प्लस डी ओ, इसका मतलब क्या है? आई ओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। अब चौथा जो हमारा टाइप होने वाला है वो इस प्रकार का होने वाला है, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी इन सेंटेंस को हम बारी बारी कर अच्छे से डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। और जो हमारा पांचवा टाइप होने वाला है वो एस प्लस बी प्लस ओ, नहीं प्लस पहले सी आएगा, प्लस सी प्लस ओ। ये 5 टाइप के हमने सेंटेंस देख लिए। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर एडवर्बियल भी होता है सेंटेंस एलिमेंट में, तो यहाँ पर क्यों नहीं है कहीं पर? 5 टाइप्स के सेंटेंस मैंने आपको बता दिए टोटल, उसमें क्यों नहीं दिख रहा कहीं पर एडवर्बियल? तो जो हमारा एडवर्बियल होता है उसका काम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। तो वो पांचों सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, वो लास्ट में यूज होता है, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इसमें ऐड करता है, ठीक है। अब हम बारी बारी कर कर एक एक सेंटेंस को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लिख लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस का टाइप है हमारा, बड़ा ही इजी है, कुछ खास नहीं, एस प्लस भी, ठीक है। एस प्लस भी मतलब क्या है? उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा और वर्ब भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा और वर्ब भी देखने को मिलेगी। अब जैसे देखो, अशोक स्माइल, अशोक स्माइल, अशोक स्माइल। अरे लाइट चली गई। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, और लाइट का कोई भरोसा नहीं कब तक आएगी। तो अपन जो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।